हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लाए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी और फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप्स, उसको आज हम पढ़ेंगे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जैसे सेल हुआ और कंकाल तंत्र हुआ और कोशिका हुआ, और बायोलॉजी के इस चैप्टर से पढ़ेंगे और प्रकाश और अन्य चैप्टरों से हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं जिससे आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी एक ट्रिक के साथ। और न्यू कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा अगला पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का प्रसार, मतलब प्रकीर्णन जिसे कहते हैं प्रसार को। तो प्रतिबिंबन का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों, जहाँ तक कि ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही प्रतिबिंबन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही क्या है, प्रतिबिंबन है, इसको लिखा जाता है। ठीक, परावर्तन, ठीक, प्रतिबिंबन कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। मतलब जब वर्षा होती है, खासकर देखते हैं दोस्तों वर्षा के समय जब जल की बूंदें ऐसे गिरती है, तो वर्षा के समय होते हुए वर्षा जब लास्ट होती है तो सूर्य थोड़ा सा उगा रहता है। सूर्य की जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है, तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे पड़ेगी तो क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में बताते हैं हम पहले कि वो प्राथमिक इंद्रधनुष वो होता है जब वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, मतलब एक बार अपवर्तन होता है, दो बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, तो प्रथम इंद्रधनुष बनता है। इसे ही कहते हैं। मतलब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा, इसी फैक्ट के अनुसार कौन सा सही होगा दोस्तों। तो प्रकाश का प्रतिबिंबन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, मतलब प्रकाश का पूर्वांतरिक परिवर्तन और अपवर्तन के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके लोग के सामने हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है कि गली की पीली, मतलब गली जो स्ट्रीट लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट जो होता है, स्ट्रीट लाइट, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। अब तो पीली लाइट नहीं है, लेकिन खासकर पुराना क्वेश्चन ही उठा के पूछता है कि गली की पीली लाइट कभी कभी दिखाई देता है पीली लाइट, तो उस पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग, ऑप्शन नंबर है ए वाला नियान, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी सोडियम। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का फॉर्मूला है यानी इसका परमाणु क्रमांक है 11। ठीक, क्या है, परमाणु क्रमांक 11, और इसको प्रतीक चिन्ह है यानी। ठीक, याद रहना चाहिए दोस्तों। ये जो बता दिया गया है काफी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर प्रकार के एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों से लेकर हर प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है इस क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन जरूर ही याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों। तो हम अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशित तंतु, तीसरा क्वेश्चन है प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है कि विसरण, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, बी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और डी है अपवर्तन। तो आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही प्रकाशित तंतु पर कार्य करता है। ठीक, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो प्रकाशित तंतु का उपयोग किया जाता है, ठीक, सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है। मतलब परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, जब भी कोई किरण आती है तो कैसे वास्तविक, मतलब ये मान लो ये हमारा क्या हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ मान लो, तो ये अपना मुख अक्ष होता है, यहाँ पे पी होता है, ऐसे सब बना होता है ना दोस्तों। यहाँ पे एफ होता है, एफ मान लो मुख्य फोकस, और सी होता है वक्रता केंद्र, सी जिसे कहते हैं।
तो ऐसे बना होता है, मुख्य फोकस पी पोल होता है, ठीक, पोल मतलब मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र से यहाँ से अब तक की दूरी एफ कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। इसको हम बहुत ही डीपली पढ़ाए हुए हैं, इस वीडियो के बाद देख लेना दोस्तों। इसको आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर को, प्रकाश चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी परीक्षाओं से इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर ही आता है, सभी परीक्षाओं में आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक जो हो जाएगा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कह रहा है कि प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसे ही पूछता ना। तो कौन सा, मतलब प्रकाश ऐसे आती है, प्रकाश जब आएगी ऐसे तो टकरा के किसी प्रतिच्छेदन करेगी, दो प्रकाश किरणें कहीं आपस में प्रतिच्छेदन करेगी, तो ऐसे बता रहा है, ऐसे मान लो ये ऐसे टकरा गए, तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेदन करेगी कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो अभी हम पूरा डीपली नहीं बता रहे हैं, ऊपर से बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो हम बताएंगे एक ही एकदम फैक्ट बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो दोस्तों बिना कोई डाउट के इस क्वेश्चन को नोट कर ले और जरूर ही माइंड में इसको सर्च करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है, धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी अपरिमित। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई मतलब फोकस लेंथ बोले तो फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक। एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए के अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठवां नंबर का किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर को पढ़ लेते हैं, 2f1 पर, बी अनंत पर, सी 2f1 से दूर, डी f1 पर। आंसर हो जाएगा 2f1 पर। हम एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, चित्र को हम बनाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो अवतल लेंस ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक। ये उत्तल लेंस है हमारा, ठीक। उत्तल लेंस बनाते हैं, ठीक। उत्तल लेंस ऐसे ही बनता है दोस्तों, कहीं भी देख लीजिएगा, किसी भी बुक में आप पढ़ के देख लीजिएगा, उत्तल लेंस का आकार ऐसे होता है, ठीक। तो ये जब यहाँ पे ये मुख अच्छा हो जाता है, यहाँ पे मतलब केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे होता है, ठीक, सी, ठीक, ऐसे बनता है। तो मतलब यही पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाना चाहिए, कि मतलब 2f1 पर। यहाँ पे f1 होगा, यहाँ पे f1 होता है, यहाँ पे 2f1 होता है, यहाँ पे c नहीं होता, 2f1, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनता है, इधर भी होता है f2 और इधर 2f2, ऐसे बनता है चित्र आपका। तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है प्रकाश चंद्रन, तो हमारे इस चैनल पर वीडियो पे जरूर ही कमेंट कीजिए, तो हम प्रकाश के टॉपिक को डीपली पढ़ाएंगे। नहीं तो ऐसा हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन चलता रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि 7वां है अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होता है। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, अपरिमित होता है, क्या होता है इसमें से। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक माइनस होता है, माइनस में होता है इसका माइनस, ठीक। अगला क्वेश्चन है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्गी का, डी तारक का, डी तारक का। तो मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, डी किस ट्रैफिक सिग्नल पूछा है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, गोल्गी का को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 9वां नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन 9वें नंबर का, किस कोशिकांग ऑर्गन किस कोशिकांग मतलब कोशिका के ऑर्गन को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। मतलब कोशिका, सीधे शब्दों में कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। तो किसे कहते हैं मास्टर, कोशिका मास्टर। सीधे ही हम सीधे न्यूक्लियन मतलब नाभिक को लगा देंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा है, नाभिक आपका कोशिका का मास्टर है, ठीक।
क्या है, कोशिका का नाभिक ही कोशिका का मास्टर कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। क्या है दोस्तों, अणु मतलब जल पाया जाता है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु, सी ऑप्शन कह रहा है कि विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। डी कहता है रिकेसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, रिकेसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा DNA पूछ रहा है, माइट्रोकांडियम होता है। इसका आंसर सीधे नोट कर लीजिए, माइट्रोकांडियम में DNA होता है। इसको चित्र के द्वारा हम डिटेल जानकारी दे सकते हैं। इस कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको अगर इसकी जानकारी चाहिए तो हम चित्र के द्वारा बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस या मियोसिस दोनों, ना समसूत्रण ना ही अर्धसूत्र विभाजन। तो आंसर नंबर ए ये सही है, केवल समसूत्रण विभाजन। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ए क्वेश्चन 36, 20, 46, सी 56, डी 26। तो आंसर नंबर बी आपका सही जगह 46। सब लोग जानते हैं कि साधारण मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं, जिसमें से कुल मतलब 23 होते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं और कुल मिलाकर 46 होते हैं, 23 दूनी 46। ठीक, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। बोन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 22 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती है। मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो ए नंबर है 12, बी 10, सी 14, डी 11। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जगह। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो ए ऑप्शन है कान में, बी घुटने में, और सी अंगुली में, और डी नाक में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी कान में आपकी होती है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? द ऑप्शन है कि निहाई में, इनकस, रकाब, स्टेप्स कान की हड्डी में और जांग की हड्डी में। सबसे बड़ी हड्डी किसमें होती है? फीमर होती है, जांग की हड्डी जिसे इंग्लिश में फीमर बोलते हैं। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी में, बी टांग में, सी भुजा में, डी मुंह में। टीबिया नामक हड्डी आपके टांग में पाई जाती है। अगला है अस्थि में कौन सा लवण, 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन यही है आपका। तो ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट और डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। अस्थि में सबसे ज्यादा लवण कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इस वीडियो को अवश्य देखिए और इसमें जो भी आपको कमेंट करना है या डाउट हो तो जो अवश्य कीजिए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको ऐसे ही डेली बेस पे क्वेश्चन दिया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है वो और इम्पोर्टेंट भी है। डेली पर्पज से यूज भी किया देखते हैं हम, जो अपने दिमाग से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, उसी को हम देख के इस साइंस को क्वेश्चन को लाया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आज के लिए इतना ही। चैनल को प्यार जरूर बना के रखिए दोस्तों। धन्यवाद।